मिशन विदेश। इस बीच एक हफ्ता निकल गया। हॉस्पिटल से आने के बाद से अभी तक शालू की तबीयत ठीक ठाक चल रही थी। बीच में एक बार और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। डॉक्टर ने राघव को अलग से बुलाकर यही बताया कि वह अब भी ज्यादा सोच रही है। एक दिन सुबह शालू बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। जब राघव सोकर उठा तब उसको पता चला कि शालू बेड से उठ ही नहीं पा रही। उसको भयंकर बुखार था। खैर, उसने चाय बनाई और डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने बुखार की 1-2 दवा लिखी। डॉक्टर ने साथ में यह भी जोड़ा कि वह अब भी ज्यादा सोच रही है। डॉक्टर ने साथ में यह भी जोड़ा था कि कोशिश करके इनको ठंडे पानी से नहला दो। दवा के असर के बाद शालू को थोड़ा सा ठीक लगा, लेकिन अब भी ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपने आप नहा पाए। राघव किसी तरह से शालू को बाथरूम तक लेकर गया। उसको बहुत अजीब लग रहा था। उसने निशा को 2-3 बार कॉल किया, लेकिन वह शायद अपनी कोचिंग क्लास में थी, इसीलिए उसने फोन नहीं उठाया। शालू बहुत थकी हुई थी। राघव ने स्पंज लेकर शालू के पैर और हाथ को पानी से जैसे ही नहलाना शुरू किया, उसके आंसू निकल गए। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। शालू के शरीर में बहुत कम ताकत थी, बावजूद उसके उसने अपने आप को समेटा और बोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। राघव से जितना अच्छे से बन पड़ा उसने शालू को नहलाया और कमरे में लाकर एकदम ढीले ढाले कपड़े पहना दिए। नहाने के बाद शालू को कुछ ठीक लग रहा था। उसने खिचड़ी चढ़ा दी। कुकर की सीटी का इंतजार करते हुए माँ बेटे एक दूसरे का सिर सहला रहे थे। खिचड़ी खाने के बाद जब शालू को थोड़ी जान में जान आई तो वो बोली, आगे से कभी बोला ना कि मैं नहीं जाऊंगा तो एक दूंगी खींच के। बुखार ही तो है, सही हो जाएगा। चल अब जा, मुझे सोने दे। वह सब कुछ सही से रखकर राघव अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही निशा का फोन आया। उसका किसी से बात करने का मन नहीं था। उसने फोन नहीं उठाया। राघव को इस बात ने अंदर तक हिला दिया कि शालू आखिर अकेले मैनेज कैसे करेगी। शाम को जब शालू की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो वह चारबाग रेलवे स्टेशन गया। वह जब बहुत परेशान होता तो चारबाग रेलवे स्टेशन चला जाया करता। वह स्टेशन पहुंचकर बेंच पर चाय लेकर बैठ जाता और ट्रेन को आते जाते देखने लगता। आते जाते हुए लोगों की कहानी अपने मन में बनाने लगता। कोई किसी न किसी को स्टेशन पर लेने आया होता तो उसको देखकर बड़ा अच्छा भी लगता और बहुत खाली भी, कि वह कभी किसी को स्टेशन लेने नहीं आता, क्योंकि उनके यहाँ कोई ऐसा आता जाता ही नहीं था। उसके नाना नानी लखनऊ में रहते थे तो कभी कभार उनके यहाँ ऐसे ही जाना हो जाता था। वह बैठे बैठे 3 कप चाय पी चुका था। अपने दिमाग में वो अमेरिका जाने के बारे में इतनी बार सोच चुका था कि उसे लग रहा था कि क्या वह दिन सही में आ गया। सपनों के साथ ऐसा ही होता है, जैसे जेब में ढूंढने के बाद सिक्का मिल जाता है और जेब खाली हो जाती है, वैसे ही कई बार यह जानते हुए भी कि जेब खाली है, बार बार वहां हाथ जाता है कि शायद सिक्का मिल जाए। राघव की जेब भरकर भी खाली हो चुकी थी। उस दिन स्टेशन पर बैठे हुए पहली बार उसको यह लगा कि वो अपनी माँ से कितना ज्यादा प्यार करता है। माँ से प्यार होना इस दुनिया की शायद सबसे साधारण बात है, इतनी साधारण और मामूली कि हमें ये कभी याद ही नहीं आती। आदमी सबसे जरूरी बात सबसे पहले भूल जाता है। सांस लेना सबसे जरूरी आदत है और हमें दिन में एक बार भी ख्याल भी नहीं आता कि हम सांस ले भी रहे हैं या नहीं। माँ का प्यार एक अदना सी सांस जैसा ही होता है। राघव वहाँ बेंच पर बैठे बैठे लोगों की कहानियां बनाते हुए बोर हो चुका था। वह बस उठकर जाने ही वाला था कि निशा का फोन आया। वह अजीब से माइंडसेट में था। फोन उठाते ही निशा पर गुस्सा हो गया। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे तुरंत मिलना है। हालांकि निशा की कोई गलती नहीं थी, फिर भी बेचारे डांट खा गई थी। लेकिन उसे समझ आ गया था कि कोई ऐसी बात है कि राघव बहुत परेशान है, वरना राघव को यूं गुस्सा कभी नहीं आता। कुछ देर में वह फिर से हजरतगंज में एक दूसरे के सामने थे। यार, अम्मा को छोड़कर नहीं जाना मुझको। डेट कुछ आगे नहीं बढ़ सकती? नहीं यार, मेरे अकेले के लिए सेशन का टाइम थोड़े बदल देंगे। एक तो अम्मा की तबीयत अंदर से खराब है, दूसरे उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। देख, आंटी को कभी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो मिलेगा नहीं। लखनऊ का माहौल भी ऐसा नहीं है। एक ही काम कर सकता है, तो आंटी की शादी का ऐड दे दे पेपर में। मैंने पूछा था, उन्होंने बात ही टाल दी। कोई दोस्त बन जाए, वो तो फिर भी एक बार चलता है, लेकिन अम्मा शादी के लिए तो कभी नहीं मानेगी। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि अम्मा का शादी करना ठीक होगा। निशा बहुत देर से राघव के नखरे सुन रही थी, पर राघव की बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से में बोली, एक बात बता, जब तू छोटा था और आंटी को कुछ हो गया होता
तो तेरे पापा शादी करते कि नहीं करते? पता नहीं। तुझे पता है वह करते, क्योंकि तुझे पालना होता। वह नहीं भी करते तो घर वाले करवा देते। तू जो बोलता है ना नहीं पता, असल में ये तेरी इनसिक्योरिटी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक बार तू गया तो तेरे आने का कोई भरोसा नहीं है। यह बोलते हुए निशा की आंखों में पानी था। वह भी मन ही मन नहीं चाहती थी कि राघव कभी जाए, लेकिन उसने कभी खुलकर यह बात कही नहीं थी। आज भी वह बात नहीं करती, लेकिन राघव केवल अपने बारे में सोच रहा था, इसलिए उससे रहा नहीं गया। राघव यह देखकर हैरान था कि निशा ने अपने मन में यह बात दबा कर रखी थी। उसने निशा के पास अपनी कुर्सी खींचकर उसे सीने से लगा लिया। पूरे कैफे में सब उन दोनों की ओर ही देखने लगे। राघव ने अपनी जेब से रुमाल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। रहने दे, तू कब से रुमाल रखने लगा? राघव को एहसास हुआ कि वह तो कभी रुमाल रखता ही नहीं। कई बातें तब तक साफ नहीं होती जब तक वह सिर पर आकर खड़ी न हो जाए। अब राघव साफ साफ देख सकता था कि उसके आसपास के दो सबसे जरूरी लोग मन ही मन नहीं चाहते कि वह जाए, लेकिन वो कभी कहेंगे नहीं कि वह रुक जाए। निशा ने कैफे से निकलते हुए राघव से कहा, मेरे बात पर सोचना। सोचूंगा। 3 महीने यूं निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब पूरे 3 महीने भी कहाँ बचे हैं। निशा राघव के साथ घर आ गई। शालू एक साउथ इंडियन फिल्म देख रही थी। अम्मा, आप सोई नहीं? अभी नींद ही नहीं आ रही थी। तीनों बैठकर पहले से कई बार देखी हुई फिल्म देखने लगी। अम्मा, हर बार पहली बार की तरह कैसे देख लेती हो? अभी चुप कर, डायलॉग मिस हो जाएगा, ब्रेक में बोलना। निशा अम्मा और बेटे के मीठे झगड़े से खुश थी। दुनिया ने दुख को एक शाम के लिए छुट्टी दे दी थी। शाम में हंसी मजाक, चाय, बातें जैसी छोटी सी चीजें थी जो जिंदगी को रहने लायक बना रही थी। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि जब आगे कहानी ही नहीं बचती, तब एक लड़की अपनी जिद से कहानी की जान बचा लेती है। जीना मृत्यु के विरुद्ध की हुई एक जिद ही तो है, और याद एक लंबी रात में की गई प्रार्थना ही तो है। शालू को वायरल था। करीब 5 दिन बाद जब वह ऑफिस पहुंची तो दुनिया भर का काम तो इंतजार कर ही रहा था। साथ ही ऑफिस पहुंचते ही श्रीवास्तव जी ने बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदल गए हैं, नए साहब के यहाँ अपडेट पर जाना है। शालू ने जैसे तैसे अपडेट बनाया और वो लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी यादव जी के यहाँ पहुंचे। यादव जी पुराने IAS थे और कृषि विभाग में पहले भी रह चुके थे। उन्होंने श्रीवास्तव जी की बहुत क्लास ली, लेकिन उस मीटिंग में वो शालू से बहुत इम्प्रेस हुए, इतना कि उन्होंने शालू को हर सोमवार आकर काम का अपडेट देने का आदेश दे दिया। यह यादव जी का तरीका था कि शालू के साथ ज्यादा समय बिता सके। अगले 1 हफ्ते में उन्होंने शालू के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। उनको यह भी समझ आ गया था कि शालू सॉफ्ट टारगेट हो सकती थी। अपने कैरेक्टर को लेकर डिपार्टमेंट में यादव जी की कहानियां पहले से भी चर्चा में थी। उन्होंने शालू पर काम का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया ताकि एक पॉइंट पर वह ब्रेक हो जाए। एक दिन मीटिंग के बीच में ही यादव जी ने शालू को मैसेज भेजा था, आपकी नेल पॉलिश बहुत अच्छी लग रही थी। अपने आप को बचाने के लिए ऐसे हर मैसेज के बाद वह अगला मैसेज जरूर कर देते कि सॉरी, गलत विंडो में चला गया। जब शालू ने ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उन्होंने मैसेज भेजना बंद करके काम का दबाव बढ़ा दिया। ऐसा हो गया कि हफ्ते में 2 से 3 दिन शालू को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में जाना पड़ता है, जहां पर उसको घंटों इंतजार कराया जाता। जब भी यादव जी को काम के अलावा कोई बात करनी होती तो वह शालू के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल करते, क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड नहीं हो पाते। हर मीटिंग में वह काम का प्रेशर श्रीवास्तव जी पर बनाते, लेकिन असल में वह शालू की कंपनी चाहते थे। शालू को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी और यह भी समझ में आ गया था कि पानी अब सिर के ऊपर से निकल रहा है। एक दिन मीटिंग के बाद शालू ने श्रीवास्तव जी से कहा, आप चलिए सर, मुझे ऑफिस में और भी कुछ काम है। शालू ने पहले से ही यादव जी से मीटिंग के लिए बात करके रखी थी। शालू के कमरे में पहुंचते ही यादव जी का सुर ही बदला हुआ था। मीटिंग में अपने रौद्र रूप में दिखने वाले यादव जी एकदम लवर बॉय बने हुए थे। क्या लेंगे आप, ठंडा या गर्म? कुछ ठंडा सर, ऐसे ही दिमाग बहुत गर्म है। यादव जी ने ठंडा लाने का आदेश दिया। इससे पहले शालू कुछ कहती, यादव जी बोले, हम लोग ताज भी चल सकते हैं, ऑफिस में बात नहीं हो पाती। फिर कभी चलते हैं सर, जल्दी क्या है? शालू की टोन में गंभीरता थी। ठंडा आने के बाद यादव जी अपनी सीट से उठकर शालू की तरफ बढ़े। वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुई। कुछ सोचकर यादव जी ने अपने आप को रोक लिया और बोले, अवस्थी जी, हम सोच रहे थे कि आप अपने साथ प्रोडक्शन प्लेस देखने चलते हैं। शालू ने शालीनता से पूछा, बिल्कुल चलिए सर। किसका प्रोडक्शन देखना है आपको? गेहूं का, चावल का? शालू की बात को बीच में ही काटते हुए वह बोले, हमने सुना है आप अकेली है,
घर में एक लड़के के अलावा कोई नहीं। हमें अपना दोस्त ही समझे। प्रोडक्शन प्लेस, गेहूं चावल का क्या देखेंगे? गांव में पले बड़े हैं, सब देखा ही हुआ है। आप अपना दिखा पाए तो बढ़िया होगा। यादव जी ने लाइन क्रॉस कर दी थी। शालू को कंट्रोल करने की इतनी आदत नहीं थी। सामने के टेबल से एक पेपर वेट शालू ने अपने हाथ में लिया और जानबूझकर यादव जी से कुछ दूरी पर दीवार में टंगी गांधी जी की फोटो पर जोर से मारा और बोली, तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती थी और ये पेपर वेट भी तुम्हारे मुंह पर मार सकती थी, लेकिन तुम इतने गिरे हुए हो कि तुम्हें थप्पड़ मारूंगी तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। तुझे पता है ना, तुम्हारा करियर खत्म कर सकता हूँ। किससे शिकायत करोगी? नेताजी से या चीफ सेक्रेटरी से? मिस्टर यादव, मुझे कृषि विभाग में 20 साल हो गए हैं। 20 सालों में 15 से ज्यादा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए और गए। एक से एक बदतमीज लोग आए, लेकिन तुम्हारे जैसा चीप आदमी नहीं आया। तुम्हारे मैसेज का एक स्क्रीनशॉट भी मीडिया में चला जाएगा तो बाकी हुई जिंदगी एक्सप्लेनेशन देने में खत्म हो जाएगी। शालू ने टेबल पर पड़ी कोल्ड ड्रिंक को यादव के चेहरे पर फेंक दिया और कमरे से निकल गई। लौटते हुए वह गुस्से से उबल रही थी। सचिवालय से निकलकर शालू अपने ऑफिस गई। उसने छुट्टी की एक एप्लीकेशन अपने बॉस श्रीवास्तव जी की टेबल पर रखी और घर चली आई। उस दिन शालू को कई दिन बाद राघव के पापा की याद आई। इसलिए नहीं कि वह कमजोर पड़ रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि शालू को अकेलापन अब थकाने लगा था। रोज तय की जाने वाली दूरी भी किसी किसी दिन लंबी लगने लगती है। कुछ दूरियां केवल चलकर पार नहीं की जा सकती। उसका मन तो था कि घर जाकर आराम करे, लेकिन वह वहां से घर नहीं गई। वह एक लंबी ड्राइव पर निकल गई। उसने अपनी आंखों को 2 बार शीशे में देखा। उनमें आंसू नहीं था। उसको आंसू न आने पर गुस्सा आया। घर आकर वह बिना कुछ बोले कमरे में जाकर लेट गई। क्या हुआ अम्मा, सब ठीक है? हाँ, बस खाने का मन नहीं कर रहा। सिर दबा दूं? नहीं, दर्द नहीं है, बस हल्का सा भारी है। कुछ ऑफिस में हुआ क्या? नहीं। वहाँ क्या होगा? नहीं, ऐसे आकर लेटते नहीं ना। ऐसे ही कल रात में नींद नहीं पूरी हुई थी। राघव के बार बार पूछने पर भी शालू ने कुछ नहीं बताया। राघव समझ तो गया था, लेकिन वह एक पॉइंट के बाद उसने पूछना ठीक नहीं समझा। शालू ने कुछ बताया नहीं। वह जल्दी सो गई। अगले दिन सुबह राघव के उठने से पहले ही वह नाश्ता बना चुकी थी। अगले दिन वह ऐसे उठी जैसे कोई बच्चा धूल झाड़कर खड़ा हो जाता है अगली चोट खाने के लिए, एकदम तैयार। वह उस दिन ऑफिस नहीं गई। श्रीवास्तव जी का फोन आने पर उसने खराब तबीयत का बहाना बना दिया। श्रीवास्तव जी एक दिन पहले की यादव जी की मीटिंग के बारे में जानना चाह रहे थे। अवस्थी जी, ऐसा क्या समझा दिया आपने यादव जी को? क्या सर, क्या हुआ? अभी सचिवालय से चिट्ठी आई है कि अब रिव्यू मीटिंग महीने में 1 बार होंगी। शालू अपनी इस छोटी सी जिद पर खुश थी। शालू ने साथ में यह भी जोड़ दिया, वैसे सर मैंने छुट्टी की एक एप्लीकेशन दी है। बेटे के जाने में ज्यादा दिन नहीं बचे, बहुत से पर्सनल काम निपटाने हैं, तो देख लीजिएगा। ठीक है अवस्थी जी, बस 2-3 दिन दीजिए, हम देख लेंगे कि आपकी जगह कौन काम संभालेगा। शालू इस बात से खुश थी कि वह राघव के साथ बचा हुआ समय सही से गुजार पाएंगी। फोन रखने के बाद उसने राघव से कहा, मैं सोच रही थी फिल्म देखने चलते हैं। पिछले 1 महीने से कहीं निकले ही नहीं, फिर वहीं से कहीं बाहर भी खा लेंगे। निशा से भी पूछ ले, चलेगी तो ले चल। राघव वैसे भी फिल्म के लिए कभी मना नहीं करता था। वह भी कई दिन बाद अम्मा को हल्के फुल्के अंदाज में देखकर खुश था। दिन में भी शालू ने राघव का मनपसंद खाना बनाया। शाम को वो फिल्म देखने गए। राघव के मन में यह बात थी कि वह शालू से शादी की कोई बात कहे, लेकिन अम्मा का अच्छा मूड देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वैसे भी वह जाने से पहले अम्मा को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना चाहता था। राघव और शालू ने फिल्म देखी, शालू की फेवरेट जगह पर खाना खाया, लेकिन एक बार भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बात कर पाए। खाना खाकर लौटते हुए भी कार में वह बिल्कुल चुप था। वह जब भी कभी ऐसे फिल्म देखने जाते तो लौटते हुए हजरतगंज में पोस्ट ऑफिस के पास मीठा पान खाकर लौटते। वह पान इतना अच्छा होता कि पान खाने के बाद खराब से खराब मूड अच्छा हो जाता। इतना चुप वह रहता नहीं था। शालू को अंदेशा हो गया कि कोई बात है। उस दिन कार शालू चला रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। निशा से लड़ाई हुई है? कहा ना अम्मा, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है तो लंगूर बना क्यों बैठा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? ऐसे ही मन नहीं है। तुम पान खाओ और चुप रहो। दोनों के मुंह में पान था, इसलिए कुछ बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पान खाने के बाद राघव का मूड कुछ हल्का हुआ। अम्मा, तुमने कभी शादी का नहीं सोचा? शालू को ऐसे सवाल की उम्मीद 100 किलोमीटर दूर तक नहीं थी। वह जवाब देने से पहले बहुत जोर से हंसी। पागल है, एक्सीडेंट करवाएगा क्या? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। सोचा, कई बार सोचा, फिर सोचा तेरा क्या होगा। यार अम्मा, कभी भी मजाक मत किया करो।
तो सवाल ही ऐसे पूछेगा तो मजाक करना ही पड़ेगा ना। राघव अब पहले से ज्यादा सीरियस था। उसने अपनी माँ के सिर पर हाथ सहलाया और कहा, अम्मा, जाने में बहुत कम टाइम बचा है। मुझे बार बार लग रहा है कि तुझे अकेला छोड़कर कैसे जाऊंगा। वाह मेरे बच्चे, तू कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया है? शाम से इसीलिए मुंह बनाकर बैठा है। राघव अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था कि खुशी की बात वह बस बोल रही है कि खुश है भी। तुम रह लोगे अकेले? हाँ, तो उसमें क्या है? अभी बूढ़ी थोड़ी हुई हूं कि नहीं रह पाऊंगी। तुम मेरे लिए इतना मत सोच। अम्मा एक बात मानोगी? बोल। मेरे जाने से पहले शादी कर लो। तुझे सही से बाहर भेजना किसी शादी से कम है क्या? तेरे जाने की तैयारी शुरू। कार में फिर से एक खामोशी थी। राघव बार बार कुछ बोलते हुए रुक जा रहा था। फिर उसने एक सांस में बोल ही दिया, तुम कुमार आलोक के टच में हो? इब्ने बतूती बुलाता था ना वो तुम्हें? राघव ने रात के भारीपन को हल्का करते हुए कहा। शालू ने सोचा ही नहीं था कि राघव को कुमार आलोक के बारे में कुछ पता भी है। अगर पता भी है तो वह ऐसे एकदम से पूछेगा, यह उम्मीद तो उससे करते ही नहीं थी। रात लाखों तारों का बोझ उठाते हुए थक चुकी थी। आसमान ने अपने पास से एक तारा तोड़ दिया था। उस टूटते हुए तारे से कुछ लोगों ने अपना सब कुछ मांग लिया था और कुछ लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। टूटता तारा टूटकर भी तो दुनिया में ही रहता होगा, अलग होकर भी चीजें अलग कहाँ होती है। जिस शालू के पास हमेशा हर चीज का जवाब होता था, वह चुप हो गई थी। बिना कुछ खोए एक लंबे सफर को पूरा नहीं किया जा सकता। सब कुछ खोने के बाद भी हमारा जो हिस्सा बचा रह जाता है, असल में हम उतना ही होते हैं। बाकी सब तो बस शो ऑफ है।